ओके सो कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। जिस तरह आपको कंटेंट्स में मैंने आपको बताया कि इस वीक का टॉपिक बाइनरी सर्च ट्रीज के बारे में है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ट्रीज बेसिकली हैं क्या। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में ख़ास तौर पर ट्रीज जो हैं वो डेटा की एक ख़ास अरेंजमेंट की रिप्रेजेंटेशन है। और जिस तरह रियल वर्ल्ड में हम ट्रीज देखते हैं कि रूट्स होती हैं और फिर उसके ब्रांचेस होते हैं और ब्रांचेस पे लीव्स होती हैं। तो चूंकि हमारे पास ये जो डेटा स्ट्रक्चर बनता है, अ, इसको अगर आप रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव के साथ इसकी कंपैरिजन करें तो इसकी शेप भी कुछ ट्री की तरह ही बनती है। तो बाइनरी सर्च ट्री पर जेनेरिक ट्रीज की एक ख़ास किस्म है जो कि ख़ास तौर पे हमारे लिए फिर इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर साइंस में। और इसकी बहुत सारी यूटिलाइजेशन है। इसकी कुछ यूटिलाइजेशन आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं जो कि थोड़ी देर में मैं आपको फिर बता दूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि आप पहले से ट्रीज देख चुके हैं, ख़ासकर जो कंप्यूटर साइंस वाली ट्रीज हैं। तो अगर उस सिलसिले में हम बात करें तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं जब आप माई कंप्यूटर खोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग आपके जो फाइल की जो ब्राउज़र है आपका, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर, उसकी लेफ़्ट साइड पे आपको जो प्रेजेंटेशन मिलती है आपके पूरे फाइल सिस्टम की, तो आपकी सी ड्राइव होती है। और सी ड्राइव, लेट से मल्टीपल ड्राइव्स आपकी होती है ना। तो अगर हम इमेजिन करें आपके पास सी ड्राइव है और फिर सी ड्राइव के अंदर आपके बहुत सारे फोल्डर्स हैं। ठीक है, सो फोल्डर वन, इसी तरह से फोल्डर टू, और फिर फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स और उनके अंदर सब फोल्डर्स। ठीक है, सो ये बेसिकली एक जेनेरिक ट्री स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर साइंस में। और जब भी आप इस तरह से हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो बेसिकली वो ट्री बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ही होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये वाली ट्री आपके फाइल सिस्टम की जो ट्री है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा सच है नहीं कि आपके पास एक फ़ोल्डर के अंदर कितने सब फोल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अगर आप, ये तो खैर विंडोज़ फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर है जो आपका फेट या NTFS है, वो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं आपके फाइल सिस्टम में फाइल्स और फोल्डर्स की। लेकिन अगर आप लिनक्स के फाइल सिस्टम या फिर हाँ, लिनक्स के फाइल सिस्टम में अगर आप देखें तो वहाँ पे स्टार्ट ही वो रूट से करते हैं। ठीक है, रूट से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस के तौर पे या रिसोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये एक जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन है, एक एग्जांपल है आप कह लें ट्री डेटा स्ट्रक्चर की या हायरार्किकल डेटा स्टोरेज मॉडल की। अब हमने इससे पहले जो है दो चीज़ें पढ़ रखी हैं। एक है एरेज और दूसरी दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी डेटा स्ट्रक्चर में, दोज वर लिंक लिस्ट्स। तो हमें बाइनरी सर्च ट्रीज की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि जो हमने एरेज देखे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक चीज़ जो हमने पढ़ी वो थी नंबर वन,
एरे, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ हमने पढ़ी दोज वर लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। दोनों के कुछ फ़ायदे और नुकसानात थे। एरे की अगर हम देख लें तो उसमें स्पेसिफिकली हमने फिर जो चीज़ें डिस्कस की वो थी जिसमें जिसमें हमें फ़ायदा होता है अगर हमारे पास ऑर्डर्ड एरे हो, ठीक है, ऑर्डर्ड, तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास ऑर्डर्ड एरे में सर्चिंग जो है वो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स में हम डेटा क्यों सर्च जो है उसमें फास्ट हो जाता है, ठीक है। लिंक लिस्ट ऑन दी अदर हैंड हमारे पास इसमें सर्चिंग जो है वो स्लो है, सर्चिंग इज वेरी स्लो हियर। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट में आपने हमेशा जो इसका हेड पॉइंटर होता है, ठीक है, उसी से आपने स्टार्ट करना होता है और फिर उसके साथ जितने भी कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं उनको थ्रू नेक्स्ट आपने एक एक को एक्सेस करना होता है। और इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है कि आप उसमें सर्चिंग किस तरह से करने। लेट से अगर आपने इस एलिमेंट को सर्च करना है तो लेट से इसको अगर आपने सर्च करना है तो आपने स्टार्ट इधर से ही लेना है क्योंकि आपके पास हेड पॉइंटर यही है। तो यहाँ पे आप पहले सर्च करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे और फिर जब यहाँ पे कंपैरिजन होगी तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा। ऑर्डर्ड एरे में ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास अनऑर्डर्ड एरे है तो फिर भी वो वही सिचुएशन बन जाती है कि आपके पास बेशक जितने भी एलिमेंट्स हों, ठीक है, अगर ये अनऑर्डर्ड एरे है तो फिर आपने ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना है और हर एक पे फिर कंपैरिजन करनी है और जहाँ पे भी आपको एलिमेंट मिल जाए अगेन इट विल टेक लीनियर टाइम। लेकिन अगर ऑर्डर्ड एरे है तो आपको याद होगा हमने बाइनरी सर्च की बात की थी, ठीक है, बाइनरी सर्च वाज फास्ट, ठीक है। और वो किस तरह से फास्ट कि अगर आपके पास ऑर्डर्ड एरे पहले से मौजूद हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसमें भी आपके पास ऑर्डर हो, तो उसमें आप फिर फास्ट सर्चिंग इस तरह से कर सकते हैं कि आप मिड पॉइंट पे कंपैरिजन करते हैं। अगर एलिमेंट जिसको आपने सर्च करना हुआ वो इस मिड पॉइंट से बड़ा हुआ तो आप सिर्फ यहाँ पे सर्च करेंगे, ये वाले छोड़ देंगे एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास कंपैरिजन जो होती है नंबर ऑफ कंपैरिजन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। यू फाइंड योर इंटेंडेड वैल्यूज इन स्मॉल number of comparisons, very few comparisons. On the other hand यहाँ पे हमारे पास लिंक लिस्ट में और कोई चारा नहीं है क्योंकि हम बाइनरी सर्च का जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते लिंक लिस्ट पे, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स को एक्सेस करने का कोई डायरेक्ट तरीका है नहीं। तो अगर हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है, जो भी है, अब हमने किसी एक एंड से स्टार्ट करना होगा और फिर उस डायरेक्शन में जाना होगा क्योंकि हर एक एलिमेंट दूसरे के साथ लिंक्ड है और आप डायरेक्ट आपको किसी एलिमेंट की एक्सेस के लिए कोई पॉइंटर अवेलेबल है नहीं, ठीक है। सो ये पहली बात तो सर्च की हो गई कि ऑर्डर्ड एरे में सर्च फास्ट है और हमारे पास लिंक लिस्ट जो है उसमें सर्च स्लो है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें तो ऑर्डर्ड एरे में जो फिर नुकसान वाली बात है वो ये होगा कि इंसर्शन जो है, इंसर्ट न्यू आइटम, ये इंसर्शन जो है बहुत स्लो होगी इसमें, ठीक है। और क्यों स्लो होगी कि जब आपके पास ऑर्डर्ड एरे होगा, ठीक है, तो आपने एक ख़ास ऑर्डर में उसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करना होगा ना।
ठीक है, लेट्स से 1 2 3 4। अब अगर 4 और फिर उसके बाद 8 और उसके बाद 10, ठीक है। तो अब अगर आपने 9 को इंसर्ट करना है ना, तो 9 के लिए आपको पहले 10 को मूव करना होगा, उसके लिए जगह बनानी होगी, और फिर जाके आपने इधर इसको आपने आगे शिफ्ट करना होगा 10 को, ताकि 9 के लिए जगह बन जाए, ताकि वो ऑर्डर आप मेंटेन कर सके। इस तरह अगर आपने 0 इंसर्ट करना है, देन यू हैव टू मूव ईच एंड एवरी वैल्यू 1 पोजीशन, ठीक है। 10 इधर आएगा, 8, फिर इसके बाद जो 4 है, फिर उसके बाद 3 2 1 इधर आएगा, तब जाके आप 0 यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर्ड एरे में इंसर्शन जो है वो बहुत स्लो है। दूसरी तरफ अगर लिंक लिस्ट में हम देख लें यही चीज़, तो लिंक लिस्ट में इंसर्शन कहाँ पे करते हैं, इंसर्शन एट हेड या फिर इंसर्शन एट टेल। तो लेट्स से अगर टेल पॉइंटर आपके पास मौजूद है, वो तब आपके पास फीजिबल होगा। लेट्स कंसिडर इंसर्शन एट हेड, क्योंकि सर्चिंग तो इसमें वैसे ही स्लो है इंसर्शन एट हेड के लिए, ठीक है। तो सर्चिंग इस सिनेरियो में बहुत स्लो है, लेकिन इंसर्शन जो है वो फास्ट है, और बहुत फास्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी आप इंसर्शन एट हेड करते हैं, मतलब आपने नया आइटम इंसर्ट करना हुआ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हेड का पॉइंटर इधर सेट करना है, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है, सॉरी, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो इसके साथ, नेक्स्ट पॉइंटर सिर्फ इसके साथ अटैच कर देना है, और ये वाला जो है, जो पुराना आपका हेडर हेड था, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप में ये काम हो जाता है, चाहे आपके पास लिस्ट में कितने सारे ही एलिमेंट्स क्यों ना हो, ठीक है। सो इस वजह से ये कांस्टेंट टाइम में ये काम हो जाता है, ठीक है, बिग ओ ऑफ 1 में, ठीक है। जबकि ऑर्डर्ड एरे में अगर आपने इंसर्शन करनी होगी, तो इट विल टेक ऑर्डर ऑफ एन लीनियर टाइम, क्योंकि यू हैव टू मूव। और तो फिर जितने लिस्ट में आइटम ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा आपको शिफ्ट्स करनी पड़ेंगी पोजीशन खाली करने के लिए, और उतना ज़्यादा वो टाइम लेगा। सो ये जो दो चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं, एरे और लिंक लिस्ट, दोनों में खूबी और ख़ामी आपको मैंने बता दी। एरे में सर्चिंग जो है, ऑर्डर्ड एरे में सर्चिंग फास्ट हो सकती है, लेकिन उसमें इंसर्शन जो है वो बहुत स्लो है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास लिंक लिस्ट में सर्चिंग जो है वो बहुत स्लो है, लेकिन उसमें इंसर्शन जो है, नया आइटम इंसर्ट करना, दैट इज़ वेरी फास्ट। अब ये सारा किस्सा सुनाने का मकसद ये है कि इनकी दोनों की जो खसूसियात हैं, कि फास्ट सर्चिंग और फास्ट इंसर्शन, दोनों जो हैं वो आपको बाइनरी सर्च ट्री में मिल सकती हैं, ठीक है। और यही वजह है कि हम बाइनरी सर्च ट्री अब पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी टर्मिनोलॉजीज देख लेंगे, और उसके फाइनली हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर लेंगे। ओके, सो बाइनरी सर्च ट्री पे जाने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जेनेरिक ट्रीज और बाइनरी ट्री बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो पहले ज़रा देख लेते हैं कि जेनेरिक ट्री और बाइनरी ट्री होती क्या है। जेनेरिक ट्री, अगर हम सिर्फ ट्री स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना चाहें, तो हमारे पास दो मेन चीज़ें उसमें होती हैं। आपके पास नोड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम सर्कल्स से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो सर्कल्स अगर हम इस तरह से बना लें, और इनको नोड्स को एजेस के साथ हम कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, एक नोड जो है वो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा जो हैं वो नोड्स को कनेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। और इस तरह से किसी के साथ एक और किसी के साथ, तो
हमारे पास अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक अपसाइड डाउन ट्री नज़र आ रही है, अगर हम इसको रूट कंसिडर कर लें, ठीक है, रूट। तो ये एक जेनेरिक ट्री रिप्रेजेंटेशन होगी, दीज आर कॉल्ड नोड्स, ठीक है। और ये जो बीच में इनकी लाइनें हैं, ये सारी, ये जो हैं ये एजेस कहलाती हैं, एजेस, ठीक है। अब जेनेरिक ट्री में तो कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप नोड्स और एजेस के साथ मिला के तो आप किसी भी किस्म की ट्री बना सकते हैं, इफ़ यू कैन इम्प्लीमेंट दैट। फिर उसमें किस किस्म का डेटा आप स्टोर करते हैं, तो जिस तरह आपके पास लिंक लिस्ट में आइटम्स होते हैं, आइटम की क्लास होती है, इसी तरह आपने नोड्स के लिए फिर यहाँ पे कोई क्लासेस बनानी होंगी, और वो बेसिकली वो सारा डेटा नोड्स का उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह सर्कल से हम करते हैं, और फिर क्लास के अंदर आप उसमें जो भी डेटा रखना चाहते हैं वो यहाँ पे जो एजेस हैं, अगर इसको देख लें तो जिस तरह हमारे पास लिंक लिस्ट में आइटम्स को हम कनेक्ट करने के लिए जो एरो यूज़ करते थे, दोज वर बेसिकली पॉइंटर्स ऑफ द सेम क्लास, ठीक है। इसी तरह से अब जब हम नोड्स को कनेक्ट करने के लिए जो एजेस यूज़ करेंगे, तो ये एजेस जो हैं ये भी बेसिकली पॉइंटर्स ही होंगे, ठीक है। सो ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ये पॉइंटर्स होंगे, पीटीआरस, ठीक है, इसी नोड क्लास के पॉइंटर्स होंगे, तब जाके वो एक नोड को दूसरे नोड के साथ कनेक्ट करने के काबिल हमें बनाएंगे। तो ये तो जेनेरिक ट्री है। रूट नोड, फिर इसमें एक जो है इसको हम पेरेंट नोड कहते हैं, ठीक है। लेट से ये तो जेनेरिकली हमारे पास रूट नोड है ना, ठीक है। फिर रूट नोड के अपने चाइल्ड नोड हैं, लेट से चाइल्ड चाइल्ड नोड हो गए। फिर उस चाइल्ड नोड के अपने चिल्ड्रन पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इन चिल्ड्रन नोड्स के लिए फिर ये जो है ये पेरेंट नोड बन जाएगा, पेरेंट, ये पेरेंट नोड बन जाएगा। और यहाँ पे अब फिर ये बेसिकली ट्री टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो रूट नोड हमारे पास एक होगा, लेकिन अगर हम किसी सब ट्री को कंसिडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली सब ट्री, तो ये हमारे पास फिर उसके लिए जो लोकल रूट होगा फिर वो ये वाला होगा। इसको हम पेरेंट नोड भी कह सकते हैं, और ये पेरेंट नोड होगा इन दो नोड्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एक नोड जो है वो लोकल रूट भी हो सकता है, वो पेरेंट नोड भी हो सकता है, लेकिन जिस नोड का, फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर जिसके कोई एसोसिएटेड चिल्ड्रन नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड अ लीफ नोड, लीफ नोड, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से लीफ नोड्स हो गए? ये वाला लीफ नोड हो गया, ये वाला लीफ नोड हो गया, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, लीफ नोड, लीफ नोड, ठीक है। सो ये लीफ नोड हो गए। अब इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें फिर लेवल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है ये लेवल ज़ीरो हो गया। फिर नेक्स्ट लेवल जो नेक्स्ट जनरेशन या चिल्ड्रन का जो लेवल है दैट इज़ लेवल वन। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है ये वाला, ठीक है, दैट इज़ लेवल टू। और फाइनली यहाँ पे हमारे पास लेवल थ्री तक ये इस ट्री में रिप्रेजेंटेशन है। कुछ ज़्यादा कंटेंट हो गया है इस फिगर में, बहरहाल हम इसको अभी क्लियर आउट कर देते हैं। दीज आर जस्ट टर्मिनोलॉजीज। तो ये सारी चीज़ें जो बुक है रॉबर्ट लेफोर की उसमें क्लियरली मेंशन्ड भी है, लेकिन जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो जेनेरिक रूट की जेनेरिक ट्री की रिप्रेजेंटेशन हो गई। बाइनरी ट्री जो है वो एग्जैक्टली इसी तरह से बनेगी नोड से,
और एजेस से। लेकिन यहाँ पे जो मेजर रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि एक पेरेंट के पास मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम बाइनरी ट्री में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड नोड पॉसिबल हैं वो 2 हैं। तो लेट से आपके पास रूट नोड, ठीक है, उससे मैक्सिमम आपके पास 2 ही चाइल्ड नोड्स पॉसिबल हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अगर वो, क्योंकि पेरेंट नोड वो भी हो सकता है, तो उसके बाद भी मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और 1 या फिर 0 भी पॉसिबल है। तो अगेन ये क्या हो जाएंगे, ये लीफ नोड्स। ठीक है, ये जो है आपका रूट नोड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी मुख्तलिफ लेवल्स पे ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है। ठीक है, तो ये सारे पेरेंट नोड्स भी हो गए। ठीक है, फॉर दीज लोअर लेवल नोड्स। ठीक है, तो बाइनरी ट्री में अब जो मेजर रिस्ट्रिक्शन है वो ये हो गई। बाकी सारी टर्मिनोलॉजी, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, और फिर इसके आगे अगर आप जाते हैं, ठीक है, सो लेवल 3, इस तरह से आप आगे इसमें जा सकते हैं। लेकिन जो मेन रूल है बाइनरी ट्री के लिए वो यही है कि आपके पास एक पेरेंट के साथ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ही एसोसिएटेड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब आप थोड़ी बहुत इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी सोच स्टार्ट कर लें कि ये जो है ये आपके पास नोड क्लास है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नोड क्लास है, तो नोड क्लास में आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक, उसमें आपके पास डेटा जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ होनी चाहिए, इसमें आपके पास 2 नोड पॉइंटर्स होने चाहिए। ठीक है, नोड पीटीआर्स, ताकि वो 2 चिल्ड्रन, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, ठीक है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। तो हम जिस तरह हमने लिंक लिस्ट में बनाया था ना, आइटम के साथ आइटम पॉइंटर नेक्स्ट होता था, तो वो नेक्स्ट आइटम के साथ उसको कनेक्ट करता था। और जब जहाँ पे नेक्स्ट आइटम नहीं होता था वहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर को हम नल कर देते थे। अब यहाँ पे इसकी अगर हम इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से देखें तो नोड क्लास होगी, उसमें हमारे पास डेटा पार्ट होगा। ठीक है, वो डेटा एक इंटीजर भी हो सकता है, पूरी एक कोई क्लास भी हो सकती है, स्टूडेंट क्लास भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और फिर उसके साथ जो लिंक्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 नोड पॉइंटर होंगे। ठीक है, फॉर लेफ्ट चाइल्ड एंड फॉर द राइट चाइल्ड। तो जहाँ पे दोनों चिल्ड्रन होंगे, जहाँ जिस तरह यहाँ पे हमारे पास विजिबल है, तो उसमें हम लेफ़्ट चाइल्ड के साथ नोड जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ़्ट चाइल्ड पे स्टोर कर लेंगे, और उसके राइट चाइल्ड पे जो राइट चाइल्ड होगा वो सेकंड पॉइंटर उसको पॉइंट करने लगेगा। लेकिन जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे लेफ़्ट और राइट जो हैं वो दोनों नल होंगे। ठीक है, ये अब हम चलें अभी उस तरफ ज़्यादा नहीं जाते, थोड़ी देर में हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर लेंगे तो फिर ख़ुद ब खुद ही आपको समझ आ जाएगा। लेकिन दिस वाज जस्ट अ पॉइंटर कि आप लोगों के जहन में थोड़ी सी ये बातें अभी से स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ें हो गई जेनेरिक ट्री और बाइनरी ट्री। यहाँ पे अगर आप थर्ड बनाना चाहेंगे सो दे विल वायलेट द मेन रूल कि आपके पास किसी भी नोड में 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप किसी एक नोड के साथ थर्ड चाइल्ड एड, दिस वुड बिकम ए जेनेरिक ट्री। ठीक है, एंड इट विल नो लॉन्गर बी ए बाइनरी ट्री। तो ये बेसिक डिस्कशन थी जेनेरिक ट्री और बाइनरी ट्री की। अब इसके बाद हम बाइनरी सर्च ट्री की थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं।
ओके, सो बाइनरी सर्च ट्री जो है वो कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस में, और स्पेशली हमने उसके बेनिफिट्स जो हैं वो आपको बता दिए हैं कि इसमें जो है एक तो आप ऑर्डर्ड एरेज और लिंक लिस्ट के दोनों के जो फ़ायदे हैं वो आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें आप फास्टर सर्चेस भी परफॉर्म कर सकते हैं और फास्टर इंसर्शन भी इसमें पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो जिस तरह इससे पहले हमने डिस्कशन की कि हमारे पास बाइनरी ट्री जो भी होगी उसमें मैक्सिमम पॉसिबल चिल्ड्रन फॉर एनी गिवन नोड वुड बी 2, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री में भी यही रूल अप्लाई होगा, ठीक है। और आ, उसके लिए हम एक जो दूसरा रूल है उस समझाने के लिए आपको मैं कुछ इसकी एक नुमेरिक एग्जांपल देता हूँ। ये जो है ये एग्जांपल आपकी बुक में भी मौजूद है, सो आप वहाँ से भी इसको फर्दर देख सकते हैं। ये एक दफ़ा ये नंबर्स जो हैं ये ड्रा हो जाएं तो हम इनको एज नोड्स रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास अब ये कुछ नोड्स बन गए हैं। लेट्स मेक दिस अ नोड, दिस वन अ नोड, दिस वन अ नोड। ये सारे जो हैं ये नोड्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी है और ये भी है, ठीक है। अब लेट्स से this is the starting point, so this is our root node, ठीक है। we will call this as the root, root node। अब रूट नोड के पास पॉसिबल ही दो चिल्ड्रन हैं, सो लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, ठीक है। फिर लेफ्ट चाइल्ड के पास भी वही पॉसिबिलिटी है, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड इसका नल है, ठीक है। इसी तरह से फिर लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट राइट चाइल्ड, और इसी तरह से इसके पास लेफ्ट चाइल्ड है और दूसरा जो है वो नल होगा, ठीक है। जहाँ पे कोई चाइल्ड मेंशन नहीं है इट मीन्स दैट इज नल, ठीक है। अब ये एक बाइनरी ट्री तो है, लेकिन ये बाइनरी सर्च ट्री किस तरह से है, इस पे एक और रूल अप्लाई होता है, और वो अगर आप इन नंबर्स को थोड़ा सा गौर गौर से देखें तो वो ये है कि किसी भी नोड के लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे उससे छोटा नंबर है, और किसी भी नोड के अगर आप राइट चाइल्ड को देखें तो वो उससे उससे तो उससे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये सारी ट्री जो आपके सामने नज़र आ रही है ये इस रूल के मुताबिक बनी है कि जब भी नया आइटम इंसर्ट होगा उसमें देखा जाएगा कि रूट नोड या पेरेंट नोड से ये वैल्यू बड़ी है या छोटी है, तो अगर छोटी है तो उसके लेफ़्ट साइड पे जाएगी, और अगर बड़ी वैल्यू है तो उसके राइट साइड पे जाएगी, ठीक है। सो आप यहाँ से स्टार्ट कर लें। इनिशियली 53 हमारे पास पहला आइटम है, ठीक है। 30 इज़ लेस देन 53 और 72 इज़ ग्रेटर देन 53, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री का जो एक रूल है कि items will be arranged in such a way that smaller values will go towards the left side and larger values will go towards the right side of the tree, ठीक है। तो अगर इसके बाद फिर हम 30 को एज ए रूट नोड या पेरेंट नोड कंसिडर कर लें तो 14 जो है उससे चूंकि छोटी वैल्यू है तो वो लेफ़्ट साइड पे है, और 39 उससे बड़ी वैल्यू है तो वो उसके राइट साइड पे है। इसी तरह 47 जो है वो 39 से बड़ी वैल्यू है तो ये इसके राइट चाइल्ड के तौर पे इंसर्टेड है। 9 14 से छोटी वैल्यू है तो इस वजह से वो 14 का लेफ्ट चाइल्ड है, और 23 चूंकि
30 से कम है तो 30 के लेफ्ट ही पे आ रहा है, लेकिन चूंकि 14 से बड़ी है वैल्यू, तो ये 14 के राइट साइड पे आ रही है। तो हम ये वैल्यूज़ इस तरह से अरेंज करेंगे, और जब वैल्यूज़ इसी तरह से अरेंज होंगी, इसी तरह से फिर आप यहाँ पे भी देख लें, ये तमाम आपके पास इसी रूल को फॉलो करते हुए ये सारी वैल्यूज़ इंसर्ट की गई हैं। राइट साइड के सब ट्री पे अगर आप नज़र डालेंगे, ठीक है, राइट साइड की सब ट्री ये बनती है, तो इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि 53 से कम हो, ठीक है। और लेफ़्ट साइड की सब ट्री पे अगर आप नज़र डालेंगे तो इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि 53 से बड़ी वैल्यू हो। तो दैट इज़ द मेन रूल फॉर बाइनरी सर्च ट्री। किसी भी सब ट्री को उठा लें, ठीक है, और देखें 30 से इसमें बड़ी कोई वैल्यू नहीं होगी लेफ़्ट साइड पे, 30 से कोई छोटी वैल्यू नहीं होगी राइट साइड पे। यही चीज़ आप यहाँ पे देख लें, 72 से कोई भी छोटी वैल्यू नहीं होगी, बल्कि सारी वैल्यूज़ बड़ी होंगी। और इसी तरह से ये जो है 61 वाली साइड, ये 72 से ऑलरेडी छोटी है, ठीक है। तो जितना भी आप इस ट्री को ग्रो करते जाएंगे, अब आप ये रूल जो है ये हमने अब बाइनरी सर्च ट्री में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और अगर आप देख लें तो ये हमारे पास एग्जैक्टली वही सिनेरियो बन रहा है जो कि इससे पहले हमारे पास कहाँ पे था, एक ऑर्डर्ड एरे में, ठीक है। तो ऑर्डर्ड एरे अगर हम इस तरह की बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, 9, 14, 23, 30, 39, 39, 47 एंड सो ऑन एंड 53, ठीक है। 53 से फिर आगे 72, 61 और इस तरह चलते जाएं, तो ये आपके पास जो एक एक एलिमेंट आपका अलग से बनेगा, तो ये आपके पास एक ऑर्डर्ड एरे बन जाएगा, ठीक है। और फिर अब आप जहन में लेके आएँ कि अगर हमने इस पे बाइनरी सर्च एल्गोरिदम अप्लाई करना था, तो वो इसका मिड पॉइंट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 53 ही निकलेगा ना, अगर ये हमारे पास कंप्लीट अगर हम इसको कर दें इस तरह, बाकी जितने भी ये एलिमेंट्स हैं अप टू 84, ठीक है। अगर ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें इंसर्ट कर दें और फिर हम इसमें बाइनरी सर्च एल्गोरिदम अप्लाई करें, तो पहला मिड पॉइंट हमारे पास 53 बनेगा। अब इसमें हम जो भी वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं, लेट से 72, तो 53 के साथ वो 72 को कंपेयर करेगा और देखेगा कि 72 चूँकि 53 से बड़ी वैल्यू है, तो ये सारी लिस्ट जो है लेफ़्ट साइड पे, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, इसको फारिग कर दिया जाए कि इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ जो है ये बाइनरी सर्च ट्री पे भी एप्लीकेबल है, और बेसिकली वही बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है वो यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे किसी भी आइटम को सर्च करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट सर्च इज़ फास्ट इन बाइनरी सर्च ट्री। इसी तरह से जब हम इंसर्शन करेंगे तो भी उस पर बाइनरी सर्च वाले ही एल्गोरिदम अप्लाई इस पे होगा, ठीक है। क्योंकि हम जब इसके सर्च एल्गोरिदम को देखेंगे तो वो भी यही इसी तरीके कार से, जब हम नया आइटम इंसर्ट करने लगेंगे, फॉर एग्जांपल हम 20 इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें नया आइटम 20 है, तो हमारे पास जिस तरह लिंक लिस्ट में स्टार्ट पॉइंट हमारे पास हेड पॉइंटर होता है, हम हेड से स्टार्ट करते हैं, इसी तरह से अब बाइनरी ट्री में स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हमारे पास यही रूट नोड होगी, ठीक है। हमारे पास एक्सेसिबल पॉइंट जो होगा वो वही रूट नोड होगा, ये हमारे पास एक पॉइंटर होगा नोड टाइप का, ठीक है। तो रूट से हम स्टार्ट करेंगे तो इसके साथ कंपैरिजन होगी कि 20 इससे बड़ी वैल्यू है या छोटी है, तो चूंकि 20 53 से छोटी वैल्यू है तो हम लेफ़्ट साइड पे आएंगे, और फिर इसी तरह से कंपेयर करते 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 हम एक पॉइंट पे आ जाएंगे कि अच्छा ये तो बस राइट साइड को हम कंसिडर करना छोड़ देंगे, क्योंकि 53 से छोटी वैल्यू है, इट मीन्स 20 विल बी इंसर्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ट्री। अब लेफ्ट साइड में राइट पे इंसर्ट होनी है या
या लेफ़्ट पे इंसर्ट होनी है, ये फर्दर कंपैरिजन से, क्योंकि फिर अगले स्टेप पे ये 30 के साथ कंपेयर होगा तो पता चलेगा कि ये 30 से भी छोटी वैल्यू है, तो उसके लेफ़्ट पे आएंगे। फिर 14 के साथ कंपैरिजन होगी तो पता चलेगा कि ये तो उसके राइट साइड पे जाएगी क्योंकि ये 14 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। 23 के साथ फिर जब कंपैरिजन होगी तो पता चलेगा कि ये तो चूंकि 23 से छोटी वैल्यू है तो इस वजह से ये इसके लेफ़्ट पे ही इंसर्ट की जा सकती है, ठीक है। तो ये नया आइटम इंसर्ट हो जाएगा, एंड अगेन दिस इंसर्शन वुड बी मच फास्टर देन बिग O ऑफ n, ठीक है, जो कि लिंक लिस्ट में हमारे पास इंसर्शन के लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है। सो आगे इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में, अगर अभी समझ में नहीं आ रही है तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया, अगर समझ में अभी चीज़ें नहीं आ रही डोंट वरी, इंशाल्लाह इसको साथ साथ हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने जो जो नोड क्लास है वो किस तरह से डिज़ाइन करनी है, और चिल्ड्रन को एकोमोडेट करने के लिए हमने क्या करना होगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा उसको एक दफ़ा थ्योरेटिकली देख लेते हैं और फिर जाते हैं डेव C++ में, और उसमें फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम स्टार्ट कर लेंगे।